हेलो कैंडिडेट्स, आइए अगर बात करते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको परमाणु पढ़ रहे थे। परमाणु की संरचना आपको समझाई जा चुकी है, रदरफोर्ड का पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अल्फा का प्रकीर्णन पढ़ाया जा चुका है। आइए अब सीधे परमाणु की बात करते हैं, परमाणु के सारे अणुओं की बात करते हैं। बाकी उत्पत्ति वगैरह जो है फिजिकल क्लास में आपको जरूर समझाया जाएगा। ठीक, परमाणु परमाणु की जब हम बात करते हैं, परमाणु में तीन चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला तो परमाणु की परिभाषा को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है परमाणु क्रमांक, फिर पढ़ना है परमाणु भार, फिर पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन, पढ़ना है क्या प्रोटॉन, पढ़ना है क्या न्यूट्रॉन। ये है क्या, ये परमाणु के हैं अवयव कण। क्या बेटा, परमाणु के अवयव कण। परमाणु क्रमांक क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट, है ना। इसी का दूसरा नाम ही है द्रव्यमान संख्या। इसी का दूसरा नाम क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो आइए परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। फिर से सुनिए, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब जैसे बात कर लिया जाए सोडियम, है ना, सोडियम में तीन चीजें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। तो ये हुआ परमाणु क्रमांक, है ना। आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका निकल गया है। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है परमाणु क्रमांक को। और जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एन ऑफ पी बराबर जेड बराबर एन ऑफ ई। ठीक है, अब ये बात हो गई। इसका परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन से कोई संबंध अभी के लिए नहीं, जब होगा तो बताया जाएगा। परमाणु भार की आगे बात कर लेते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु भार कहा जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु भार कहा जाता है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब न्यूक्लियॉनों की संख्या में नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन होते हैं वो दो होते हैं, एक तो प्रोटॉनों की संख्या होती है और एक होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। इनकी कुल संख्याओं को एक क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका बना, कैपिटल ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर से समझिए बेटा, नाभिक में दो न्यूक्लियॉन होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिस पर धनावेश है,
न्यूट्रॉन जो ऋणावेशित, सॉरी जो उदासीन है, जो क्या है उदासीन है, और ये परमाणु भार जो है वो इन दोनों की कुल संख्याओं के क्या होता है बराबर होता है। कैपिटल A इक्वल टू Np प्लस Nn माइनस। जब आपको इनमें Z और N के मध्य संबंध दिखाना होगा तो आपको क्या करना होगा, Np की वैल्यू रख दीजिए। ये समीकरण आपकी 1 है और ये समीकरण आपकी क्या है, अभी नहीं। Np प्लस बराबर डेल्टा, Np को यहाँ पे बराबर लिखेंगे तो Nrp प्लस मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर A माइनस, ये इधर प्लस में इधर है माइनस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये समीकरण कौन सी, 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए। ये बराबर है इसके, ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब है, Z बराबर A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, मतलब परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार व परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। किसी भी परमाणु में ये जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु भार परमाणु भार व परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप और फिर आगे चलते हैं। अब इन चीजों की बात करके जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हमारे प्रोटॉन E माइनस P प्लस और N0 मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, इस पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो निगेटिव होता है पहली चीज तो, और निगेटिव होने के साथ उसका मान होता है, क्या होता है 1.6 into 10 और -9 कूलम। P प्लस ये है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन जिस पर चार्ज जो होता है वो होता है पॉजिटिव, लेकिन उसका जो मान होगा वो प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में 1.6 into 10 और -19 आप लिख दीजिए। ये कैसा है, ये है धनावेशित। ये कैसा है बेटा, ये है ऋणावेशित, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के जो चक्कर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों में दो चीजें होती हैं, एक परिक्रमा करने का गुण होता है और एक होता है घूर्णन करने का गुण। प्रोटॉन में परिक्रमा करने का गुण नहीं है, लेकिन घूर्णन करने का गुण होता है। जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करती रहती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ एक अपना अक्ष बनाता है और उस अक्ष पर लगातार क्या करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वास्तव में क्या है, कोई कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वास्तव में ऊर्जा है। ये ऊर्जा का एक समूह है। उस ऊर्जा का मान कितना है, उस ऊर्जा का मान है 1.6 into 10 to the power -19। अगर
घूर्णन, ऊर्जा का घूर्णन कैसा है, वामावर्त है, ऊर्जा का घूर्णन वामावर्त है, तो वो क्या होगा, ऋणावेशित होता है। इसलिए भाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो एक ऐसी ऊर्जा का समूह होता है जो लगातार वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, उसे क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऊर्जा का घूर्णन कैसा हो, दक्षिणावर्त हो, तो वो कैसा होता है, धनावेशित। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक बेटा, अगर क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूर्णन करेगा तो वो प्रोटॉन का निर्माण करेगा ऊर्जा, अगर ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है तो इलेक्ट्रॉन का निर्माण। इन दोनों ऊर्जाओं का मान कितना होगा, बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ही होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ही होगा। सिर्फ और सिर्फ इनके घूर्णन के कारण, इनका जो है चार्ज की जो दिशा है वो बदल जाती है। माइनस क्या प्रदर्शित करता है, एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस क्या प्रदर्शित करता है, क्लॉकवाइज। माइनस क्या प्रदर्शित करता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और जो प्लस है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्लॉकवाइज। अगर फिर से आप डिवीजन के तौर पर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है, फिर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूर्णन करता रहता है। लेकिन दोनों ऊर्जाओं का मान कितना होगा, बराबर ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बात समझ में आएगी? इनके द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, इनके न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम न्यूट्रॉन पर आवेश क्यों नहीं होता, ये भी बात करेंगे कि न्यूट्रॉन में आवेश क्यों नहीं होता है। और जैसे ही हम लोग ये सब पढ़ लेंगे, फिर हमारा अगला टॉपिक होगा मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, है ना। मोल अवधारणा पढ़ने के बाद हम लोग केमिस्ट्री में कूद चुके हैं तो और ज्यादा कूद जाएंगे, और यही स्टार्टिंग है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, जितना आज पढ़ाया गया इसको अच्छे से रिवाइज करिए। थोड़ा देखिए नया है आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा कम कम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बाकी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।